तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, या कहीं कहीं इसको लिखा जाता है व्हेन मेटल बर्न्स विथ एयर। अगर मेटल को एयर में जलाया जाए तो एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो चाहे उसको लिखिए आप, चाहे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, दोनों एक ही चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। हम सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन देखेंगे। ये हमारा मेटल है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। यानी कि जब हम मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है, जो मेटल लिए होते हैं उसी मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल में सोडियम, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। सोडियम था यानी जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम का ऑक्साइड, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है लिखा फार्मूले में। तो क्या बनेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसी तरीके से पोटेशियम अगर हम ले लें तो K+O2, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम का ऑक्साइड। यहाँ पे आप दिमाग में ये भी आ सकता है कि Na2O क्यों लिखा है, NaO क्यों नहीं लिखा गया है, K2O क्यों लिखा गया है, KO क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और ऑक्सीजन की होती है -2। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो प्लस और माइनस को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 सोडियम लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 सोडियम लेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी मेटल के ऑक्साइड को, सोडियम ऑक्साइड बना हुआ है, ये हमारा पोटेशियम बना हुआ है। ये मेटल ऑक्साइड अगर हम इनको वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या होगा, Na2O है, इसको वाटर में डिजॉल्व करिए आप, ये बन जाएगा 2NaOH। इसको भी डिजॉल्व करके देख लीजिए आप, तो K2O + H2O, ये बन जाएगा 2, इसी तरीके से 2KOH। इसके पिछले चैप्टर में एसिड बेस में आपको पढ़ाया गया था कि जो आपके मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। ये मेटल का ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड रहा, ये पोटेशियम का ऑक्साइड रहा। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी अगर इनको आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। यहाँ पे आपने देखा इनको वाटर में डिजॉल्व किया और ये बेस बन गया। ठीक है, ये दोनों ऑक्साइड ऐसे होते हैं, ये दोनों हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब इन दोनों बेस को अगर लेके अगर आप वाटर में फिर से डिजॉल्व करेंगे, वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे इनका, तो ये वाटर में बड़े आराम से डिजॉल्व हो जाएंगे। तो यानी बेस हैं, और ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, इस बेस को क्या बोलते हैं आप, एल्कली बोलते हैं। ये आपके क्या है, एल्कली हैं। ठीक है, और जो बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं उनको आप केवल बेस बोलेंगे, एल्कली नहीं बोलेंगे। जो डिजॉल्व हो जाएंगे उन्हीं को एल्कली बोलेंगे आप। अब इसी पे बहुत ही एक अच्छा टर्म है, सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों मेटल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको आप ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम को, इन दोनों को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर बंद करके रखा जाता है ताकि ये आग न पकड़ें। अगर आप इनको ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तुरंत जलने लगते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे एंड कैच द फायर, तुरंत आग पकड़ लेंगे। इसीलिए ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। आप सोच रहे होंगे केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, पेट्रोल डीजल क्यों नहीं लेते हैं, आप उसमें भी रख सकते हो। बात यह है कि ये पेट्रोल डीजल इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है, महंगे भी होते हैं। ठीक है, और ये जल्दी वेपर बन के उड़ भी जाते हैं।
लेकिन केरोसिन ऑयल आपका इजीली अवेलेबल है, हर घरों में मिलता है, सस्ता भी है, ठीक है, इतनी जल्दी वेपोराइज भी नहीं होता है, इसीलिए हम केरोसिन ऑयल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, या कह सकते हैं उसी में रखते हैं, ठीक है। अब अगर हम दूसरा मेटल ने कोई, हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैं एयर के साथ कराऊं, Mg+O2, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, यहाँ पे MgO बनेगा, यहाँ पे Mg2O नहीं बनेगा, क्योंकि Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों चार्ज इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? हमारा MgO बनेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम आपका सोडियम एंड पोटेशियम के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है, यानी ये अपने आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलने नहीं लगेगा, ये तो दोनों इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आप ऐसे बाहर थोड़ी देर रख दीजिए, अपने आप आग पकड़ लेंगे। लेकिन मैग्नीशियम के साथ ये कंडीशन नहीं है, मैग्नीशियम को जलाना पड़ेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाके आपका जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ देर तक आप हीट करेंगे, तब ये बहुत ही तेज डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, बर्न विथ डेजलिंग फ्लेम में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ बहुत तेजी से जलेगा, ठीक है। और ये जो MgO मिलता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है, ये वाइट कलर का पाउडर मिलता है आपको। तो मैग्नीशियम को थोड़ी देर तक आपको हीट करना पड़ेगा, तुरंत आग क्यों नहीं पकड़ता है? क्योंकि मैग्नीशियम को जब आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उस मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन की ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है अपने आप, ठीक है। और ये लेयर जो होती है मैग्नीशियम की फर्दर ऑक्सीडेशन से रक्षा करती है, उसको दोबारा नहीं जलने देगी। मैग्नीशियम आप ऐसे ही ओपन एटमॉस्फेयर में रखिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगी अपनी चारों ओर। अब इसको आप जलाते रहिए, इतनी जल्दी जलने वाला नहीं है। जब ये लेयर टूट जाएगी, जब ये लेयर खत्म हो जाएगी, तब ऑक्सीजन आपका बड़ी तेजी से जलेगा, बर्न विथ द डैजलिंग फ्लेम। ये प्रोटेक्टिव लेयर आपकी मैग्नीशियम की फर्दर ऑक्सीडेशन से, यानी फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन से प्रोटेक्ट करता है, करने नहीं देता है। जब बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो जाके ये जलने लगता है, ठीक है। अब इसी के प्लेस पे अगर हम एल्युमिनियम ले लें, एल्युमिनियम की रिएक्शन कराइए आप ऑक्सीजन से Mg+O2, ये क्या बनेगा? ये बनता है आपका Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, बैलेंस करिए। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, कैसे बैलेंस करें? अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ दें और यहाँ पे 3 जोड़ दें, तो दोनों तरफ 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर भी 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हो गया है? 4 हो गया है। यहाँ पे भी क्या करेंगे आप? 4 ऐड कर देंगे, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो एल्युमिनियम भी क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। एल्युमिनियम को अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, तो ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। एल्युमिनियम के ऊपर भी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है अपने आप, ठीक है। अब इसको जलाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, मैग्नीशियम की तरह ही। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। अगर हम जिंक को हीट करें, Zn+O2, ये क्या बनेगा? ZnO, क्योंकि जिंक की भी वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की भी +2 होती है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, आगे आप 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 जिंक भी हो गया, आगे आप यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, तो ये अपने आप बर्न नहीं होगा, यहाँ पे आपको हीट करना पड़ेगा। जिंक की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रांग हीट करना पड़ेगा। स्ट्रांग हीटिंग पर आपका जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? जिंक का ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। अब इसके बाद
आगे देखते हैं बच्चों, लिखा है एल्युमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस। कह रहे हैं आप जनरली जानते हैं जो भी हमारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं, और ऐसे मेटल के ऑक्साइड को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सॉरी, एम्फोटेरिक का मतलब ऐसे ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी बिहेव करें और बेस की तरह भी बिहेव करें, मतलब दोनों से रिएक्शन करें। तो जनरली मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड को आप क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं वो। जैसे देखिएगा हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। ये दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर के होते हैं, यानी ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे। अब हम यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं। ये हमारा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहाँ पे देखिए इसी की रिएक्शन फिर बेस से कराई गई है। यहाँ पे जिंक की रिएक्शन एक बार एसिड से कराई गई है, जिंक ऑक्साइड की एक बार एसिड से कराई गई है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एक बार बेस से कराई गई है। तो जानते हैं आप, जब हम किसी बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? साल्ट और वाटर। तो यहाँ पे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब एसिड के साथ करा रहे हैं तो इस समय ये क्या कर रहा है? इस समय ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और जब हम इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करा रहे हैं तो इस समय ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। उसी तरीके से जब हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो इस समय जिंक ऑक्साइड एक बेस है। जब हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो इस समय जिंक ऑक्साइड क्या है? एक एसिड है। यानी ये दोनों बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो एसिड के साथ कराने पे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बनेगा और वाटर बनने वाला है। एल्युमिनियम की ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है। उसी तरीके से जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड के साथ कराने पे जिंक क्लोराइड बना हुआ है, और जिंक ऑक्साइड की बेस के साथ कराने पर सोडियम जिंकेट बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, लिखा गया है आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बर्न है आपका ये, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। कह रहे हैं आयरन आपका नहीं जलता है हीट करने पे, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जनरली नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसकी आयरन की फिलिंग ले लूँ, यानी लोहे का बुरादा ले लूँ मैं, और लोहे के बुरादे को अगर कहीं आग जल रही है उस पर मैं छिड़कूँ, स्प्रिंकल करूँ, तब ये बहुत तेज़ी से जलता है, ठीक है। वही लिखा गया आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। कहीं बर्नर या स्प्रिट लैम्प कुछ भी जल रहा है, अगर उस पर आप लोहे की बुरादे को छिड़केंगे तब वो बहुत तेज़ी से जलेगा, वैसे नहीं जलने वाला है। ये आपकी रिएक्शन रही, आपका लोहा है, फेरस है, ऑक्सीजन के साथ इसको हीट किया जा रहा है, यानी जलाया जा रहा है। तो जब जलाएंगे तो क्या बनेगा? फेरिक का आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनता है। इधर आइएगा, लिखा गया है कॉपर के बारे में देखिएगा। कह रहे हैं कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रांग हीटिंग। कॉपर ऐसा मेटल है कि जो बहुत ज़्यादा हीट करने पे भी नहीं जलता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन अगर हम बहुत लंबे समय तक जलाते रहें, गर्म करते रहें, बट ऑन हीटिंग इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब क्या होगा? इट गेट्स कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। बहुत देर तक जब इसको आप हीट करेंगे तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। वो ब्लैक कलर की लेयर क्या होती है? वो कॉपर ऑक्साइड का होता है। कॉपर का ऑक्साइड हो जाता है, बन जाता है उसके ऊपर, यानी कॉपर है। इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, बहुत देर तक आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर, कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसको बोला जाता है कॉपर ऑक्साइड,
ठीक। कुछ मेटल ऐसे हैं जो कितना भी जला लीजिए, कितने देर तक जला लीजिए, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करने वाले हैं। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम के बारे में बात हो रही है। ये तीनों मेटल ऐसे हैं जो आपके डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। देखिएगा, मेटल की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, पहले मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक। अब जो मेटल का ऑक्साइड बना था इसकी रिएक्शन में फिर से वाटर से करा दूं, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन जाएगा, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। पूरी रिएक्शन ध्यान सुनिएगा। मेटल आपने लिया था, उसी मेटल में आपने वाटर डिज़ोल्व कर दिया, तो मेटल में आप वाटर डालेंगे तो पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अभी उसी में वाटर पड़ा हुआ है, निकला नहीं है, तो फिर से मेटल ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्शन करेगा और दोबारा क्या बना देगा, फिर मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देता है। इन दोनों रिएक्शन को एक साथ भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे सोडियम लिया गया था, सोडियम की रिएक्शन हमने यानी सोडियम मेटल की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई तो सोडियम का ऑक्साइड बना और क्या बना, और हमारा हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। अब इसी सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन फिर से आप वाटर से कराइए। इस इक्वेशन में देखिए, जनरल इक्वेशन में जो भी आपका ऑक्साइड बनता है उसकी रिएक्शन हमने फिर से वाटर से करा रहे हैं। सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन फिर से वाटर से कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल का हाइड्रोक्साइड। इन दोनों रिएक्शन को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं। देखिएगा, इस साइड भी NO2 है, इस साइड भी NO2 है, दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर भी NO2 है, इधर भी NO2 है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, क्या बचा इधर, इधर बचा 2Na H2O जोड़ लीजिए, 2H2O, फिर गिव्स आउट, इधर क्या है 2NaOH है और प्लस क्या है H2 आपका गैस है, ऊपर निकल जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेटल ही आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करने पर मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब इन दोनों को आप एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसके प्लेस पे पोटेशियम ले लिया जाए तो यहाँ पे 2K हो जाएगा प्लस 2H2O, तो यहाँ पे बन जाएगा 2KOH प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन इतनी वायलेंटली होती है, मतलब इतनी तेज होती है कि जो यहाँ पे निकलने वाली हाइड्रोजन है वो तुरंत ही आग पकड़ लेती है। जैसे ही आप सोडियम या पोटेशियम मेटल को वाटर में डालेंगे तो सोडियम या पोटेशियम मेटल तुरंत जलने लगेगा, तुरंत आग पकड़ लेता है। रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होती है, बहुत ही तेज होती है, इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी बाहर निकलती है। यहाँ पे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा निकलती है, इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी बाहर निकलती है। तो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी बाहर निकलती है कि उस हीट एनर्जी से जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है वो आग पकड़ लेती है, वो जलने लगती है। जैसे ही सोडियम को वाटर में आप डिज़ोल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी भी निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। तो हीट एनर्जी जो आपकी बाहर निकल रही है वो उस हीट एनर्जी से जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है वो हमारी आग पकड़ लेती है, जलने लगती है, ठीक है। अब इसी के प्लेस पे अगर मैं दूसरा मेटल ले लूँ कोई, मान लीजिए मैं कैल्शियम ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में वाटर के साथ कराता हूँ, क्या बनेगा, Ca कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, इसमें भी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी। जैसे सोडियम लिया था, यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, इसलिए यहाँ पे 2 लेना पड़ा था, कैल्शियम की +2 होती है पहले से ही, तो ये अपने आप 2 कैल्शियम 2 OH को जोड़ लेगा, Ca + 2H2O, COH का होल ट्वाइस प्लस H2।
यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन यहाँ पे जो निकलने वाली एनर्जी है वो सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, इससे थोड़ी सी काफ़ी कम होती है। इसीलिए यहाँ पर निकलने वाली गैस आग नहीं पकड़ती है, जलती नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नीशियम की भी होती है। तो लेकिन मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। कैल्शियम तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। ये कैल्शियम की रिएक्शन आपने कोल्ड वाटर के साथ कराई है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस जल क्यों नहीं रही है? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है, जो हीट निकल रही है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को जला सके। ठीक है, मैग्नीशियम के लीजिएगा, इसकी भी रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ कराऊं तो बनेगा ऐसे ही MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से थोड़ी कम होती है, तो ये आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम यहाँ पे कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करता है? ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये आपके कोल्ड वाटर के साथ, ये दोनों भी आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन किए हैं। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम होती है, ये आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाने के लिए आपको हॉट वाटर देना पड़ेगा। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पे भी जो निकलने वाली एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उससे हाइड्रोजन गैस आपका जलने लगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें और जानने लायक है। जब कैल्शियम या मैग्नीशियम की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हैं तो ये कैल्शियम या मैग्नीशियम जो है आपकी उसी सरफेस पे, ऊपर सरफेस पे आपके बहुत ही तेज़ी से फ्लो करते हैं। ठीक है, फ्लो क्यों करते हैं, तैरते क्यों रहते हैं? क्योंकि जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है वो नीचे से हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में निकलती है और ऊपर की सरफेस से स्ट्राइक करती है। इधर देखिएगा, मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में ये आपकी सरफेस है, मान लीजिए इस सरफेस पे आपके कैल्शियम या मैग्नीशियम कुछ भी मान लीजिए सरफेस पे हैं। अब इसमें जब हाइड्रोजन गैस बनेगी तो नीचे से ऊपर जाएगी, बबल्स के फॉर्म में निकलने की कोशिश करेगी। अब ऊपर आपके कैल्शियम या मैग्नीशियम के मेटल हैं, वो इस मेटल से स्ट्राइक करेगी, टकराएगी। जब इस मेटल से टकराएगी हाइड्रोजन गैस तो ये क्या करेंगे, आपके कैल्शियम या मैग्नीशियम क्या करेंगे, पूरी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, यानी इधर उधर दौड़ना स्टार्ट करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के मेटल आपकी सरफेस पे फ्लो क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, वो आपके सरफेस से टकराते हैं। सरफेस से टकराने के कारण जो हमारे कैल्शियम या मैग्नीशियम के पार्टिकल्स हैं वो हमारे फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, इसे लिखा गया है मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट आइदर रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। ये आपके एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन रिएक्शन करेंगे किससे? व्हेन दे रिएक्ट विथ स्टीम, यानी भाप के साथ। व्हेन दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम इनकी रिएक्शन स्टीम के साथ करा दें, भाप के साथ, क्योंकि उसकी एनर्जी थोड़ा और ज़्यादा होगी, कोल्ड और हॉट वाटर से भी ज़्यादा एनर्जी होती है आपकी स्टीम की, तो उनसे ये रिएक्शन कर जाएंगे और क्या बना देंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना हुआ है, यहाँ पे फेरस का ऑक्साइड बना हुआ है। ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। नॉर्मल कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अभी रिएक्शन ऑफ वाटर में आप देख रहे थे कि आपका कुछ मेटल ऐसे थे जो आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे थे, कुछ आपके हॉट के साथ कर रहे थे, लेकिन आपके मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। यानी ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ, ना तो हॉट वाटर के साथ, ना तो वाटर की स्टीम के साथ, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, इतने लेस रिएक्टिव होते हैं आपके ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड।
मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करानी है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, और जिसमें वाटर का अमाउंट कम होता है उसको बोला जाता है कंसंट्रेट। तो हम यहाँ पे डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं। तो मेटल की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो मेटल का साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये आपका जनरल इक्वेशन है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे सोडियम है और पोटेशियम है, आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम में बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर हम इनकी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगी, बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली होती है, बहुत ही ज़्यादा विग्रस होती है। और आपका एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसी का साल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ से एसिड आपका ब्रेक होगा H+Cl- में, पोटेशियम आपका Cl से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। उसी तरीके से पोटेशियम के साथ रिएक्शन होगी। अब ज़रा सा इधर देखिएगा, साइड में हमने लिखा है रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल सबसे ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका सोडियम, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज है। यानी मेटल की रिएक्टिविटी को अरेंज किया गया है ऊपर से नीचे के ऑर्डर में। यानी सोडियम एंड पोटेशियम सबसे ऊपर हैं, यानी ये आपकी एसिड के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन नीचे रखा गया है, यानी सोडियम और पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। जो मेटल जितना ऊपर रहेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो सोडियम और पोटेशियम ऊपर है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। जब इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा रहेगी तो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो एसिड में हाइड्रोजन आपका है तो इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना चला जाएगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा। वही सेम प्रोसेस सोडियम भी करता है। सोडियम की भी रिएक्टिविटी देखिए हाइड्रोजन से ज़्यादा है। जब हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो सोडियम क्या करेगा, एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देगा और क्या बना देगा, साल्ट, और H2 गैस निकल गई आपकी। कैल्शियम की रिएक्शन देखिएगा, कैल्शियम आपका कहाँ, यहाँ पे ऊपर है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी नीचे है, यानी कैल्शियम भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, एसिड से हाइड्रोजन को ये भी निकालेगा, कैल्शियम क्लोराइड यानी साल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। लेकिन जो कैल्शियम की रिएक्शन होती है ये सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में कम विग्रस होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा विग्रस नहीं होगी, इसकी कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होती है, होगी इसके कंपैरिजन में कम फास्ट होगी। अब मैग्नीशियम पे आइएगा, मैग्नीशियम की भी रिएक्शन आपकी होगी, लेकिन मैग्नीशियम की रिएक्शन इस कैल्शियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंस होता है। मैग्नीशियम आपका इस कैल्शियम से भी थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे भी आपका मैग्नीशियम का साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। मैग्नीशियम देखिए इस हाइड्रोजन से ऊपर है तो क्या करेगा, एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन देखिएगा, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी भी इनसे ज़्यादा कम होती है, इन सभी से कम होती है। एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी क्यों कम होती है, एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर कलेक्ट हो जाती है, एल्युमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की फिल्म जम जाती है, जिसके कारण ये जल्दी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, Al2O3 की लेयर जम जाती है। तो पहले तो क्या होगा, पहले वो लेयर डिज़ाल्व होगी, जो ऑक्साइड की लेयर एल्युमिनियम के ऊपर जम गई है, कवर हो गई है, पहले वो लेयर डिज़ाल्व होगी। जब वो लेयर ख़त्म हो जाती है तब प्योर एल्युमिनियम क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, इसीलिए रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक, अब जिंक पे आइएगा, जिंक की रिएक्शन इन सभी के कंपैरिजन में थोड़ा सा और स्लो होती है, बनाएगा आपका जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फेरस का देखिएगा, फेरस आपका कहाँ है, यहाँ पे है, यानी ये भी क्या करेगा, एसिड से हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। ठीक, तो लेकिन फेरस की रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस तो करेगा लेकिन बहुत देर बाद करता है, बहुत स्लो रिएक्शन होती है आपकी ये फेरस के साथ। इसके बाद हमने कॉपर लिया हुआ है, कॉपर देखिए हाइड्रोजन से नीचे है। जब कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या है, हाइड्रोजन से भी कम है।
जब इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम है तो क्या एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी कॉपर की रिएक्शन एसिड के साथ नहीं होती है, कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला है। ठीक है, इन सभी को हम ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं कि कौन सा मेटल के साथ ज़्यादा रिएक्टिव, मेटल के साथ तेजी से रिएक्शन कर रहा है, कौन स्लो कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई कंटेनर ले लीजिएगा, उस कंटेनर में थर्मामीटर लगा दीजिएगा और उसमें एसिड ले लीजिएगा उस कंटेनर में। अब एक एक मेटल को उसमें डाल करके देखिएगा। जब मेटल डालेंगे तो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन होगी और वो सॉल्यूशन हमारा हीट हो जाएगा। तो किस मेटल को डालने पे हमारा सॉल्यूशन एसिड ज़्यादा हीट हो रहा है, हमने उसमें थर्मामीटर लगाया हुआ है। उस थर्मामीटर में रीडिंग आ जाएगी कि इस मेटल को डालने पे इतना टेम्परेचर आ रहा है। तो जिस मेटल के साथ जितना विग्रस रिएक्शन होगी, जितना तेज़ी से होगी, टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस रीडिंग को आप नोट करते चलेंगे। तो उसके बाद सभी रीडिंग को आप देखेंगे किस मेटल के साथ हमारे थर्मामीटर की रीडिंग सबसे ज़्यादा आ रही, मतलब वो मेटल उतना तेज़ी से रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ। ठीक, अब ये पहले से ही ऑर्डर में अरेंज है हमारे। सबसे ज़्यादा आपका पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, यानी ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। अगर आप इसकी रिएक्शन HCl के प्लेस पे H2SO4 से कराएंगे तब भी ऐसे ही रिएक्शन होनी है। जहाँ पे KCl बन रहा है, यहाँ पे पोटेशियम का सल्फेट बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, यहाँ पे Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम एसिड के प्लेस पे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ले लें तो कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। अगर हम इन सभी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएं, यानी HNO3 के साथ कराएं रिएक्शन, तब हाइड्रोजन गैस निकलने वाली नहीं है। क्यों नहीं निकलती है हाइड्रोजन गैस, यही आपको जानना है। फिर सुनिएगा, कह रहे हैं हम अगर मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएं, इस एसिड को हटा करके, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्या निकलेगी तब, हाइड्रोजन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes H2 to H2O. HNO3 एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या करता है, जैसे ही H2 गैस निकलती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। H2 गैस बनी, जैसे ही बाहर निकलने लगी उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या, HNO3। इसीलिए H2 बन ही नहीं पाती है, तुरंत H2O बन जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो किसी को ऑक्सीजन दे दे, जो किसी को ऑक्सीजन दे दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो HNO3 H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है, उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देता है। ठीक है, और खुद क्या हो जाता है, खुद रिड्यूस्ड हो जाता है। अगर हम किसी को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अपना रिड्यूस हो जाएंगे। जब ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है तो इट सेल्फ रिड्यूस्ड हो जाता है, एंड इट सेल्फ रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। किस में रिड्यूस्ड होता है, चाहे NO2 में हो सकता है, चाहे NO में हो सकता है, चाहे N2O में हो सकता है। किसी भी नाइट्रोजन कंपाउंड में खुद रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसीलिए HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती है, क्योंकि HNO3 क्या है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट कन्वर्ट हाइड्रोजन गैस टू H2O। ठीक, बट कुछ एक्सेप्शन है। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3। मैग्नीशियम और मैग्नीज बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन दे देते हैं। ये हमारे एक्सेप्शन हैं। ठीक है, क्या देंगे, मैग्नीशियम है, इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। उसी तरीके से आप मैग्नीज की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं, यहाँ पे ये HNO3 है, और क्या बन रहा है, मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, केवल यही देते हैं, बाकी नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था इतना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट डे पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।